तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि जो चीजें रुकी हुई हैं रेस्ट में वो रेस्ट में रहती हैं और जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी जब तक उन पर कोई फोर्स की वजह से कंपल्शन नहीं आ जाता। अब आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीलाई के बारे में। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो कब से कब तक थे ये 1564 से 1642 तक थे, यानी अब से 380 ईयर्स पहले, बहुत साल पहले इनकी डेथ हो गई। तो बहुत पुरानी बात है, ऑलमोस्ट 400 ईयर्स पुरानी। गैलीलियो गैलीलाई वाज born on 15th February 1564 इन पीसा इटली। कहाँ बोर्न हुए थे वो? पीसा में, इटली में बोर्न हुए थे 1564 में। गैलीलियो राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड हैड इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलोसफी। तो गैलीलियो को क्या था? बचपन से इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा उनको, किस चीजों में? एक तो मैथमेटिक्स में और फिलोसफी में। तो उन्हें दो चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था गैलीलियो को, शुरू से ही, बचपन से ही अपने। और ये कब की बात हो चुकी है? ये करीबन करीबन 400 साल हो चुके हैं। बट हिज फादर विंसेंजो गैलीलियाई वांटेड हिम टू बिकम अ मेडिकल डॉक्टर। लेकिन उनके जो फादर थे वो क्या चाहते थे? कि वो डॉक्टर बने। उन्हें मैथ्स और फिलोसफी में इंटरेस्ट है, लेकिन फादर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली गैलीलियो एनरोल्ड हिमसेल्फ फॉर अ मेडिकल डिग्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा इन 1581 which he never completed because of his real interest in mathematics। तो गैलीलियो ने क्या करा? गैलीलियो ने अपना नाम दिखा दिया, यानी एनरोल्ड हो गए, दाखिला ले लिया। कहाँ दाखिला ले लिया? यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में। यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में मेडिकल के लिए उन्होंने मेडिकल के लिए अपना जो है एनरोलिंग करा ली, एनरोल हो गए। कब? 1581 में, 17 साल की एज में वो इसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनरोल हो गए। लेकिन उन्होंने इसे कभी कंप्लीट नहीं करा, नेवर कंप्लीटेड, कभी कंप्लीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो मैथमेटिक्स में था, तो उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी। एनरोल तो हो गए पापा के कहने पर, लेकिन इसे पढ़ाई को कंप्लीट नहीं किया। इन 1586 ही रोट हिज फर्स्ट साइंटिफिक बुक द लिटिल बैलेंस। तो उन्होंने 1586 में क्या लिखा? अपनी फर्स्ट साइंटिफिक बुक लिखी। उस फर्स्ट साइंटिफिक बुक का नाम क्या था? लिटिल बैलेंस, द लिटिल बैलेंस। और वो इटली के थे, तो ये इंग्लिश नाम है, इंग्लिश नाम है, लेकिन उसका इटालियन में उन्होंने लिखा होगा। तो इटालियन नाम क्या है? ला बैलेंसिटा। ला बैलेंसिटा का मतलब द लिटिल बैलेंस। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? द लिटिल बैलेंस, इन विच ही डेस्क्राइब आर्किमिडीज मेथड ऑफ फाइंडिंग रिलेटिव डेंसिटीज और स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ सब्सटेंसेस यूजिंग अ बैलेंस। तो उसमें उन्होंने क्या चीज के बारे में बताया था? द लिटिल बैलेंस बुक में उन्होंने बताया था कि आर्किमिडीज का जो मेथड था जिससे हम रिलेटिव डेंसिटीज या स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोबारा फिर से कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था। तो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल था जिससे हम किसी भी चीज की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, उसे उन्होंने क्या कैसे करा था? उन्होंने इसका एक तरीका बताया था कि हम बैलेंस का यूज करके, यानी तराजू का यूज करके उसे कैसे निकाल सकते हैं। इसे लिटिल बैलेंस से उन्होंने बताया था, लिटिल बैलेंस बुक में इस बारे में आर्किमिडीज प्रिंसिपल को बैलेंस के साथ एक्सप्लेन किया था। इन 1589 और 3 साल बाद, इन हिज सीरीज ऑफ एसेज डे मोटू he presented his theories about falling objects using an inclined plane to slow down at the rate of descent। तो 1589 में क्या था? उन्होंने एक सीरीज ऑफ एसे दिया, सीरीज ऑफ एसे लिखा जिसका नाम क्या था? डी मोटू। तो डी मोटू क्या था? एक उनका सीरीज ऑफ एसे था, ये इटालियन नेम है, तो इटालियन में नाम है, तो इंग्लिश नेम नहीं है। उसमें उन्होंने क्या बताया इस सीरीज ऑफ एसे में? यानी सीरीज ऑफ एसे यानी कई सारे एसे थे। ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरीज, तो उन्होंने अपनी थ्योरीज बताई। किस बारे में थ्योरीज बताई? फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। किसके बारे में? फॉलिंग ऑब्जेक्ट थे। यूजिंग एन इंक्लाइन प्लेन टू स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसेंट। तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट तो सीधे गिरते थे, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने इंक्लाइन प्लेन ले लिया। इंक्लाइन प्लेन ले दिया तो इस टाइप से इंक्लाइन प्लेन पे ये स्लो रहे, तो पहले से तो स्लो गिरेंगे, या इंक्लाइन प्लेन पे जब भी ऊपर जाएंगे तो ये इनकी स्पीड स्लो होती जाएगी। इस वाले पे स्पीड बढ़ेगी लेकिन डेफिनेटली सीधे गिरने से कम होगी। और इन्होंने इंक्लाइन प्लेन डिफरेंट एंगल पे करके अपनी थ्योरी प्रेजेंट करी। इसमें इस टाइप से इन्होंने डिफरेंट एसे लिखे इंक्लाइन प्लेन के साथ। तो
अब ये बता रहे हैं कि रेट ऑफ डिसेंट यानी उसके नीचे गिरने की स्पीड को ये क्या कर देते थे, स्लो कर देते थे इंक्लाइन प्लेन यूज करके। इन 1592 ही वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ इन रिपब्लिक ऑफ वेनिस। तो अब जब वो 1592 आया ईयर, तो वो इतने अच्छे अच्छे वर्क कर चुके थे कि ऐसे लिख के, बुक लिख के, कि उनको यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है आज की डेट में भी, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ, उस टाइम ये रिपब्लिक ऑफ वेनिस में थी, रिपब्लिक ऑफ वेनिस में थी, तो उसमें इनको प्रोफेसर की जॉब मिल गई, मैथमेटिक्स प्रोफेसर बन गई वहां पे। और आज की डेट में भी प्रोफेसर बनना बहुत टफ काम होता है, तो उस टाइम तो इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में प्रोफेसर की जॉब मिल गई। Here he continued his observation on the theory of motion and through his study of inclined planes and the pendulum formulated the correct law for uniformly accelerated objects that the distance the objects move is proportional to the square of the time taken। तो यहाँ पे वो स्टडी करते रहे, यहाँ पे वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते गए और उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी। ऑब्जर्वेशन का मतलब उन्होंने ये चीजों को ध्यान से देखा, देख के उन्होंने क्या करा, किस बारे में, थ्योरी ऑफ मोशन दी, थ्योरी ऑफ मोशन दी, एंड थ्रू हिज स्टडी ऑफ इंक्लाइन प्लेन्स एंड द पेंडुलम। तो उन्होंने किस दो चीजों की स्टडी करी, एक तो इंक्लाइन प्लेन की स्टडी करी जो ऑब्जेक्ट्स को फॉल कर रहे थे, और पेंडुलम की स्टडी करी। तो पेंडुलम क्या होता है, ऐसे करके हम एक बॉल जैसी बांध देते हैं धागे से और ये आगे पीछे मोशन करती है, तो ये पेंडुलम। तो इन दो चीजों की वो स्टडी कर रहे थे, इंक्लाइन प्लेन की और पेंडुलम की। तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या बताया, फॉर्मुलेटेड द करेक्ट लॉ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो इसकी स्टडी करके उन्होंने एक बिल्कुल करेक्ट लॉ बनाया, किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्या लॉ बनाया, दैट द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट मूव्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। तो जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस मूव्ड होती है, डिस्टेंस मूव्ड होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू क्या था, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ यहां लगा देते हैं बाई 2। तो अगर उसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0। तो s क्या आ गया, सिंपली at स्क्वायर। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, s क्या है, s t के प्रोपोर्शन, t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मान लो टाइम डबल करेंगे, टाइम को डबल करा, तो t पहले t था तो अब 2t कर दिया, तो s कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 4t स्क्वायर हो गया। तो यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो अगर कोई भी चीज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो अगर उसका टाइम हम डबल करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, क्योंकि वो उसके स्क्वायर में। गैलीलियो वाज अ रिमार्केबल क्राफ्ट्समैन। तो गैलीलियो क्या थे, एक बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन भी थे। क्राफ्ट्समैन का मतलब वो चीजें बना लेते थे लकड़ी से या डिफरेंट टाइप की चीजों से क्राफ्ट क्रिएट कर लेते थे। ही डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ टेलीस्कोप। तो उन्होंने टेलीस्कोप भी बनाए थे गैलीलियो ने। गैलीलियो ने केवल थ्योरीज नहीं दी, उन्होंने टेलीस्कोप भी बनाए थे। whose optical performance was much better than that of the other telescope available during those days। तो उन टेलीस्कोप का क्या था, उन टेलीस्कोप का जो परफॉर्मेंस था, यानी उनका, उनसे जो भी चीजें दिखती थी वो बहुत अच्छी थी अदर टेलीस्कोप से जो उस टाइम मिलते थे। तो वो बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन भी थे, लकड़ी की चीजें बना लेते थे, और वो टेलीस्कोप बना रहे थे जो टेलीस्कोप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उस टाइम के अदर टेलीस्कोप से। अराउंड 1640, तो 1640 में ही डिजाइन द फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक। तो 1640 में उन्होंने क्या कर लिया था, उन्होंने पहली पेंडुलम क्लॉक बना ली थी 1640 में। तो देख रहे हैं हम कितने सारे अच्छे अच्छे अचीवमेंट है उनकी लाइफ में। उन्होंने इंक्लाइन प्लेन की थ्योरी दी, उन्होंने ये बताया कि टाइम के स्क्वायर में जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है, टेलीस्कोप बना रहे थे। टेलीस्कोप के अलावा उन्होंने 1640 में क्या बनाई, फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक बना दी। इन हिज बुक स्टारी मैसेंजर ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज, गैलीलियो क्लेम टू हैव सीन माउंटेन्स ऑन द मून। तो उनकी जो बुक थी, बुक क्या थी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज पे, यानी वो अपने टेलीस्कोप से वो स्काई को बहुत अच्छे से स्टडी करते थे।
और उन्होंने बुक का नाम क्या रखा, स्टारी मैसेंजर। तो उस स्टारी मैसेंजर में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने मून पे क्या देखे, मून पे उन्होंने माउंटेन देखे, उन्होंने मून पे क्या देखे, माउंटेन, ये उन्होंने अपने टेलीस्कोप के हिसाब उसके साथ देखे और इसे स्टारी मैसेंजर नाम की बुक में बताया। द मिल्की वे मेड अप ऑफ टाइनी स्टार्स एंड 4 स्मॉल बॉडीज ऑर्बिटिंग जुपिटर। तो इसके अलावा जो मून पे माउंटेन के अलावा क्या बताया, मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी मिल्की वे वो किससे बनी है, बहुत सारे टाइनी टाइनी स्टार्स से मिलकर बनी है, ये भी उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि 4 स्मॉल बॉडीज आर ऑर्बिटिंग जुपिटर, तो 4 छोटी छोटी चीजें जुपिटर के आसपास घूम रही हैं। तो इतना कुछ वो 1640 में, आज से 400 साल पहले करीबन बता चुके थे। इन हिज बुक्स डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज एंड लेटर्स ऑन द सनस्पॉट्स ही डिस्क्लोज हिज ऑब्जर्वेशन ऑन ऑफ सनस्पॉट्स। तो जो 2 बुक थी उनकी, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज और लेटर्स ऑन सन स्पॉट्स, तो ये इन 2 बुक्स में उन्होंने क्या बताया, सन स्पॉट्स के बारे में बताया। और आज की डेट में हम जानते हैं कि सन पे स्पॉट्स हैं वो डार्क कलर के स्पॉट्स होते हैं। तो उन्होंने ये डिस्कवरी बहुत पहले ही कर ली थी। यूजिंग हिज ओन टेलीस्कोप्स एंड थ्रू हिज ऑब्जर्वेशन ऑन सैटर्न एंड वीनस, गैलीलियो आर्ग्यूड दैट ऑल प्लैनेट्स मस्ट ऑर्बिट द सन नॉट द अर्थ, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वाज बिलीव्ड एट दैट टाइम। तो अपने टेलीस्कोप से उन्होंने देखा, अपने टेलीस्कोप से उन्होंने क्या देखा कि जो भी उन्होंने कैसे देख रहे थे सैटर्न और वीनस को, तो गैलीलियो ने बताया कि प्लैनेट मस्ट ऑर्बिट द सन नॉट द अर्थ। उस टाइम ये माना जाता था कि जो प्लैनेट है या सब चीजें वो अर्थ के अराउंड घूमते हैं, अर्थ सेंटर में और सब चीजें अर्थ के अराउंड घूम रही हैं। पहले ऐसा माना जाता था, सन भी अर्थ के अराउंड घूम रहा है, लेकिन गैलीलियो ने ये अपने टेलीस्कोप से देख के बताया ऐसा नहीं हो रहा, सारी चीजें सन के, जो सारे प्लेनेट हैं वो कहाँ घूम रहे हैं, सन के अराउंड घूम रहे हैं, अर्थ के अराउंड नहीं। और वो पहले आदमी थे जिन्होंने ये देखा था कि जो है सन के अराउंड चीजें घूम रही है, ना कि अर्थ के अराउंड।